ऐसी शख्सियत को दावत देना चाहता हूं जो स्पेशल सर्वे के विषय पर आपको बहुत ही कीमती और मालूमाती जानकारी देंगे। जनाब विनोद कुमार पंकज, सहायक निदेशक भू अभिलेख परिमाप निदेशालय, हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो आएँ और स्पेशल सर्वे के विषय पर हम लोगों को अपनी मालूमात में इजाफा फरमाएं। सबसे पहले माननीय मंत्री जी को मेरा सम्मान और मंचासीन जितने वरिष्ठ सम्मानित जन हैं उनको भी मेरा प्रणाम, और मेरे कुछ सीनियर पदाधिकारीगण भी हैं उनको भी मेरे तरफ से सादर नमस्कार, और सम्मानित जितने भी सामने जन आए हैं उनको भी मेरा सादर नमस्कार। मैं सहायक निदेशक विशेष सर्वेक्षण जो राजस्व विभाग का एक अंग है निदेशालय, उसी का सहायक निदेशक भी हूँ और सर्वेक्षण कार्य का भी थोड़ा सुपरविजन में करता हूँ निदेशक महोदय के निर्देशानुसार। मैं संक्षिप्त में आप लोगों को विशेष सर्वेक्षण जो अभी पूरे बिहार में चल रहा है 20 जिलों में, उसके संबंध में थोड़ा सा संक्षिप्त आप लोगों को मैं कुछ बताऊंगा। सबसे पहले तो सर्वेक्षण के बारे में बता दें कि अंग्रेज के ज़माने में एक सर्वेक्षण हुआ था जिसको हम लोग CS सर्वे कहते हैं। तो CS सर्वे काफ़ी पुराना, जब 1890 से लेके 1920 के दौरान कैडेस्ट्रल सर्वे के नाम से भी उसको जानते हैं हम लोग, तो वो एक प्रमाणिक दस्तावेज और खतियान और उसी से संबंधित जो हमारा जमीन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो माना जाता है। उसके बाद देश आज़ादी के बाद 1952 से लेके 1982-85 तक 80-85 तक के लिए कई सारे जिले में बिहार और झारखंड जब ज्वाइन था उस समय हमारा RS सर्वे हुआ, रिविजनल सर्वे के नाम से वो जाना जाता है। लेकिन वो भी अब पूरे बिहार में नहीं हो पाया कंप्लीट, कुछ जगहों पे हो पाया, कुछ जगहों पे अधूरा ही रह गया। लेकिन बाद में जब जमीन के कुछ विवादों को देखते हुए सरकार ने जो निर्णय लिया, उसके बाद एक विशेष सर्वेक्षण अधिनियम आया बिहार में 2011 में, विशेष सर्वेक्षण अधिनियम 2011, और उसके बाद विशेष सर्वेक्षण नियमावली भी आई 2012 में। उसी नियमावली और अधिनियम के आलोक में अभी विशेष सर्वेक्षण अभी चल रहा है। तो मैं थोड़ा सा संक्षिप्त बता दूं कि उसके 2 चरण हैं। विशेष सर्वेक्षण जो अभी बिहार में हो रहा है, तो उसमें प्रथम चरण में लगभग 20 जिलों में हमारा 89 अंचल है, 89 अंचल में हमारा विशेष सर्वेक्षण चल रहा है। और उस 89 अंचलों में बेसिकली 208 हमारे शिविर हैं, 208 शिविर में हमारा विशेष सर्वेक्षण का कार्यक्रम चल रहा है। और अभी हाल में बहुत जल्दी ही इसी महीने के अंत तक या फर्स्ट वीक ऑफ मोस्ट प्रोबेबली हमको लगता है 1 और 3 तारीख के बीच हम लोग 10,000 और अमीन और कर्मियों का और जो उसमें जो एम्प्लॉय हैं उनका बहाली हो चुका है, बस उनका योगदान पत्र वितरण होना है। माननीय मुख्यमंत्री तय करते हैं उनसे, तो जैसे ही वो वितरण हो जाएगा तो पूरे 38 जिला में हमारा सर्वे का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। तो थोड़ा सा प्रथम चरण और द्वितीय चरण में अंतर है, बेसिक अंतर है। मैं थ्योरेटिकल बात थोड़ा सा बता दूं कि पहले जो अंचल थे, बड़े बड़े अंचल थे, उसमें एक अंचल में कई सारे शिविर होते थे, 2 शिविर 3 शिविर ऐसे भी। पूर्णिया में जिला में जैसे फॉर एग्जाम्पल बनवनकी एक हमारा अंचल है, उसमें बनवनकी पूर्णिया से जो लोग शायद जानते होंगे, तो वहाँ पे अभी 4 शिविर चल रहे हैं। लेकिन बाद में हम लोग का जो नियमावली में कुछ चेंजेज आया, संशोधन आया, तो उसमें अभी हर एक अंचल को एक शिविर की मान्यता दी गई है। तो हर एक अंचल में एक शिविर ही होंगे, 4 शिविर नहीं होंगे, चाहे छोटे अंचल हो या बड़े अंचल हो, किसी भी अंचल में हमारा एक शिविर होगा। और एक शिविर में एक हमारे शिविर प्रभारी होंगे जो टेक्निकल साइड से हैं, और वो जो बहाल हो रहे हैं वो माने इंजीनियर है, टेक्निकल इंजीनियर है, बीटेक सिविल इंजीनियर है। उसके नीचे में 2 हमारे कानून को होंगे उस शिविर के अंदर में, और उस शिविर के नीचे अमीन होंगे जो आपका सर्वे से रिलेटेड जो मेन दस्तावेज और मेन डॉक्यूमेंट्स और जमीन पर जो वेरिफिकेशन होगा वो अमीन के माध्यम से हर एक जितने भी खेसरा है, एक मौजा में, एक गांव में, मान लीजिए कोई एक गांव चयन होता है,
तो उस गांव में यदि 1000 खेसरा है, 1000 प्लॉट है, पॉलीगन्स है, तो हर एक पॉलीगॉन्स पे उनको जाना है, हर एक रैयत से उनको मिलना है, हर एक रैयत से उनको दस्तावेज कलेक्ट करना है, और उसके बाद जो वहाँ से दस्तावेज और उनके साथ जो आएंगे वो उनका खानापुरी की प्रक्रिया में वो समाहित करेंगे और वो डॉक्यूमेंट्स बनेगा। उसके बाद फिर जो प्रक्रिया है, सबसे पहले जो अमीन हमारे वहाँ जो जाएंगे वो तो मैप का पहले सबसे पहले मैप का वो शुद्धिकरण करते हैं, मैप बनाएंगे उस गांव का, और जब मैप बन जाएगा तो वो किश्तवाड़ की प्रक्रिया, नेक्स्ट प्रक्रम है वो किश्तवाड़ का, तो किश्तवाड़ करेंगे। उसमें पॉलीगॉन्स जितने खेसरा है, पॉलीगॉन्स का मतलब खेसरा, जब खाता खेसरा हम लोग गाँव में बोलते हैं, तो खेसरा हर एक खेसरे का वो नंबरिंग करेंगे, और नंबरिंग करने के बाद वो प्लॉट पे जाके उस किसान से या रैयत से या जमीन मालिक से वो मिलेंगे और उनका दस्तावेज लेंगे। और दस्तावेज लेने के बाद जब किश्तवाड़ की पूरी प्रक्रिया हो जाती है तो मैप का फिर अपडेशन होता है और नया मैप बन के आता है। तो मैप के एजेंसी अलग है, वो हवाई सर्वेक्षण एजेंसी और निदेशालय के स्तर से ऑलरेडी और विभाग के स्तर से ऑलरेडी वो नियुक्त है, तो वो लोगों का काम है मैप को अपडेट करना, हर एक प्रक्रम में मैप को अपडेट करते हैं। लेकिन जो मेन काम है अमीन और कानूनगो का और सिविल प्रभारी का, तो उन लोगों का काम है आप लोगों से संपर्क करना। खास करके यहाँ जो हम आए हैं, वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है, जो सिया वक्फ बोर्ड की संपत्ति है या सुन्नी बोर्ड की संपत्ति है, तो उसके जो लिस्ट है वो आप लोग वहाँ पे जिला पदाधिकारी को या वहाँ पे डीसीएलआर, जो डीसीएलआर बैठे हुए हैं उनको, या वहाँ के सिविल की जो प्रभारी है, सिविल प्रभारी, उनको वो सूची आप यदि देते हैं और उसका सूची का दस्तावेज देते हैं, साथ के साथ देते हैं, पुराना खतियान का जो रिकॉर्ड है वो आप देते हैं, तो उनको वो निश्चित रूप से उसको दर्ज, नए वाले सर्वे में उसको दर्ज करना है। और यदि वो दर्ज नहीं करते हैं, कोई गलतियां हो जाती है और खानापुरी लेवल पे उनका मान लीजिए वो मिस्टेक हो जाता है और अमीन उसमें कोई गलती कर देता है, चाहे वो बाउंड्री वेरिफिकेशन में गलती हो जाती है, या रकबा के मेंशन में गलती हो जाती है, या खाता खेसरा में कहीं गलती हो जाती है, या उसके चौकीदार के किसी नाम में गलती हो जाती है, तो उसके बाद हम लोग का जो ये नए सर्वे का जो प्रोविजन है उसमें कि विशेष सर्वे में आपको दावा आपत्ति का प्रोविजन किया गया, और वो दावा आपत्ति 3 चरण, ये समझना बहुत अनिवार्य है। पहला चरण जो है खानापुरी के बाद हम लोग एफटीएम वितरित करते हैं, या खेसरा पंजी में जो रिकॉर्ड है वो सारे रैयतों के घर पे जाके उनको शिविर में डिस्ट्रीब्यूट करना है या उनके घर पे जाके डिस्ट्रीब्यूट करना है। और जिस दिन एलपीएम का वितरण होगा खानापुरी होने के पश्चात, तो वो रैयत यदि देखेंगे कि वो मेरा जो डिटेल उन्होंने दिया है वो कागज का एक जो दस्तावेज आपको सौंपा जाएगा किसानों को या रैयत को या वक्फ बोर्ड को, तो वो देख लेंगे कि या सुनिश्चित करेंगे कि उस जो पर्ची जो दिया गया है उस पर्ची में आपके सही एंट्री किए गए हैं या नहीं। यदि वो सही एंट्री है तो ठीक है, आप दावा आपत्ति नहीं करेंगे। लेकिन यदि किसी भी तरह की कोई त्रुटि या खोट रह जाती है उसमें, तो अब इमीडिएट उसका सिविल प्रभारी के यहाँ आप एक दरखास्त देते हैं और दावा करते हैं और आपत्ति करते हैं कि ये मेरा खाता खेसरा वक्फ बोर्ड की जमीन थी या मेरे रैयत की जमीन थी, जिसमें इन्होंने गलत एंट्री कर दिया है, जो खेसरा पंजी में हमारा जो रिकॉर्ड मिला है हमको वो गलत है, ये सही किस तरह से होना चाहिए। उसके बाद 15 दिन के बाद वो सुनवाई की तिथि देते हैं, वो नोटिस आपको जारी करेंगे और उस नोटिस में आप अपना सारा बात जो जैसे क्वाजी जुडिशियल फंक्शन होता है, जैसे एक जज समझ लीजिए काम करते हैं, उसी तरह से वहाँ पे क्वाजी जुडिशियल फंक्शन है, तो वो आपकी सुनवाई करेंगे और सुनवाई के बाद उस त्रुटि को यदि वो पाते हैं कि नहीं ये गलत हुआ है, सही में गलत एंट्री हो गई है, तो उस त्रुटि को सुधार करेंगे और सुधार करने के बाद वो प्रारूप प्रकाशन में चला जाएगा। और प्रारूप प्रकाशन जब हो जाएगा तो आप फिर जाके मिलान कर लेंगे कि प्रारूप प्रकाशन में मेरा जो त्रुटि था वो सुधार हो गया या नहीं। बाई द वे वहाँ भी गलती रह जाती है, तो हम लोगों ने सफिशिएंट मौका उसमें प्रोविजन, ये जो नियमावली बनी है सर्वेक्षण बंदोबस्त नियमावली, उसमें सफिशिएंट हम लोगों ने प्रोविजन बनाया है सब लोगों ने कि उसके बाद जब ड्राफ्ट पब्लिकेशन प्रपत्र 12 में हम लोग पब्लिश कर देते हैं तो उसके बाद भी आपत्ति देने का प्रोविजन है। तो मान लीजिए कोई आदमी उस समय शायद गाँव में नहीं है
या किसी कारण से बीमारी के कारण या किसी कारण से वो नहीं जा पाए, तो ड्राफ्ट पब्लिकेशन के बाद सेकेंड स्टेज में वो अपना दावा आपत्ति फिर दायर कर सकते हैं। और दावा आपत्ति जब दायर करेंगे तो उसकी सुनवाई वहाँ पे कानून को नहीं करके सिविल प्रभारी सुनवाई करेंगे और फिर वो अपनी गलतियों को सुनवाई के बाद आदेश पारित करते हैं और वो कंप्लीट कंप्यूटराइज है। उसमें ऐसा नहीं है कि वो आज कोई आदेश पारित कर दिए, कल दूसरे दिन कोई और आदेश पारित कर दिए। यहाँ से उसमें काफ़ी मॉनिटरिंग होती है, विभागीय स्तर पे वरीय पदाधिकारी हमारे मॉनिटर करते हैं और कंप्लीट उसको आदेश पारित करने के पश्चात वो कंप्यूटराइज में एक बार कंप्यूटर में अपलोड करना है वेब ऐप पे, और एक बार यदि आप अपलोड कर दिए तो वो सिविल प्रभारी या बंदोबस्त पदाधिकारी के कार्यालय से बियॉन्ड हो गए, वो फिर और चेंज नहीं कर सकते। जो आपने आदेश पारित किया वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, वो हम लोग भी निदेशालय में बैठ कर भी किसी भी जगह का देख सकते हैं क्या क्या आदेश उन्होंने पारित किया है। उसके बाद फिर जब हमारा क्या कहते हैं ड्राफ्ट पब्लिकेशन के बाद दावा आपत्ति जाती है तो उसमें आप जब सुधार करते हैं उसका सुनवाई फिर हमारा सिविल प्रभारी करेंगे, उससे बड़ी एक स्तर के नीचे पदाधिकारी करते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जब हमारा लगान निर्धारण होता है 18 को में, फिर 19 में बंदोबस्त पदाधिकारी उस पर दस्तखत करते हैं और उस पर डेट डालते हैं। फिर हमारे जो जिला के जो बंदोबस्त पदाधिकारी हैं वो डीएम स्तर के पदाधिकारी होते हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी रहेंगे। और अभी तो हमारे बिहार में 12 जिला में डायरेक्ट IAS लोग बंदोबस्त पदाधिकारी हैं, वो सीनियर लोग हैं। और उसमें बंदोबस्त पदाधिकारी के स्तर से फाइनल ड्राफ्ट पब्लिकेशन होता है। जब फाइनल ड्राफ्ट पब्लिकेशन हो गया तो मोटा मोटी 99% वहाँ पे जमीन का जो भी गड़बड़ी था वो शुद्ध हो जाता है, अभी तक देखा गया। और उसके बाद भी यदि खुदा न खास्ते कोई गड़बड़ी रह जाती है वहाँ पे, तो उसके बाद भी एक वहाँ पे आप अपील दायर करने का तीसरे चरण में फिर अपील दायर करने का बंदोबस्त पदाधिकारी के पास आपको मौका मिलता है और बंदोबस्त पदाधिकारी फिर विधिवत सुनवाई करते हैं। वहाँ पे 60 दिन का कंप्लेन दायर करने के लिए टाइम है। 60 दिन के बाद वो अपना सुनवाई करते हैं। सुनवाई करने के बाद फाइनल वो अपलोड करेंगे। फाइनल पब्लिकेशन के बाद भी सुधार होने की प्रक्रिया है, लेकिन यदि 6 महीना वहाँ से बीत जाता है तो फिर जो फाइनल पब्लिकेशन के बाद जो शुद्ध हुआ है उसके बाद फिर बहुत मुश्किल होता है उसको सुधारने में। एक तरह से आपका नया उस गांव का नया खतियान एक तैयार हो जाएगा और विशेष सर्वेक्षण जो अभी हम लोग का चल रहा है तो यही खतियान इसके बाद मान्य होगा। ये एक तरह से बहुत ही परमानेंट एक तरह से डॉक्यूमेंट्स बनेगा जो 40-50 साल या हम लोगों के बनने के बाद भी शायद ये दस्तावेज हम लोगों के माने ऑफिस में या कार्यालय में रहेगा, जो हम लोगों के आने वाले पीढ़ियों के लिए काम आएगा। तो इसी बातों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे और धन्यवाद सभी लोगों को पेशेंटली सुनने के लिए। सर